सबसे पहले सभी ऑडियंस का और डाइस पे बैठे सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, लाइफ में ओनली वन वर्ड, इम्पॉसिबल। पूरी लाइफ में चाहे शरीर इम्बैलेंस हो जाए, शासन सत्ता जुडिशरी इम्बैलेंस हो जाए, उस स्थिति में न देश और न लाइफ दोनों को जद्दोजहद के साथ जूझना पड़ता है। आज देश के अंदर हमारा पूरा सिस्टम इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए 150 वर्ष पहले फूले साहब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उनको प्रताड़ित किसी शादी में किया गया, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि सिस्टम तो मैं कितना भी क्वालिफाइड हूं, लेकिन मेरे को बराबरी का तो कहीं दर्जा दिखाई नहीं दे रहा, और जो लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं या मुझे नीच बनाने पे लगे हुए हैं, किसी बारात का ये उदाहरण है। और वहीं से उसने इस संकल्प लिया कि मैं इस सिस्टम को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। और ऐसी एक ही एग्जाम्पल है पूरे देश में, चाहे कबीरदास हैं, रविदास हैं, गौतम बुद्ध हैं, या पेरियारी रामास्वामी हैं, गाडगे साहब हैं, नारायण गुरु जी हैं, और साहू जी महाराज हैं, और जिनकी आज तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ सर छोटू राम हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और दूसरे बहुत सारे समाज सुधार इस देश में हुए। लेकिन अगर सही मायने में किसी ने 150 वर्ष पहले इस बात को उठाया था, तो वो एक दंपति जिसमें पत्नी को इन्वॉल्व किया। आज हम सभी बैठे हैं यहाँ पर, मुश्किल से कोई एक आध अपनी धर्मपत्नियों को इस सिस्टम में डालने का प्रयास करते होंगे। कुछ की पत्नियां जानबूझ करके उस शिकंजे के अंदर उनकी ब्रेन की जो जकड़न है वो मनुस्मृति के अधीन, चाहते हुए भी, हम चाहते हुए भी घर में क्लेश न हो, उनको फोर्स नहीं करना चाहते या गाहे बगाहे समझाने का भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले सुधार अपने घर से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहला सुधार फूले साहब ने अपने घर में किया था। पिता ने भी उनको एक किस्म से साथ न दे करके अवॉइड किया और उसको घर से निकाल दिया। एक व्यक्ति के अगर घर में रहना है तो इस मनुस्मृति को आप चैलेंज नहीं करेंगे, स्कूल बंद कर दें, और अगर घर में नहीं रहना तो घर छोड़ दें, फिर जो मर्जी करें। उन्होंने घर छोड़ दिया था, लेकिन उस बात को, अपने बाप की बात को भी कबूल नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा विजन उसके ब्रेन में था, जिसकी वजह से आज आप शिक्षाविद होकर के, चाहे भाई रतनलाल प्रोफेसर जी हैं और चाहे आप लोग हैं जिनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था मनुस्मृति के मुताबिक, आज आप इस चेयर पे बैठे ना होते अगर फूले साहब अपना पूरा जीवन, सर्वस्व जीवन आप पे निछावर न करते। मैं आज बस उसी शख्सियत को, जिनकी प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको कलमबद्ध किया और आपको अधिकारों के प्रति के धर्म, जाति, लिंग भेद, जन्म स्थान, आर्टिकल 15-16 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन उसके विपरीत भी फिर भी कहाँ हमने अपना सहयोग या अपनी जिम्मेवारी कहाँ समझी। भाई देखिए, मैं तो अपनी बात करूँगा, अपने घर की बात करूँगा, अपने उस महापुरुष के प्रति भी जो मेरे मन में विचार हैं। बलराज मलिक जी ने मेरे को बुलाया, मैंने कहा जी ठीक है, हम जिन दो महापुरुषों की प्रेरणा उत्तर भारत में पा करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनके विचारधारा से ओतप्रोत हम काम करते हैं दिन और रात, और मनुस्मृति के
जो धज्जियां उड़ाने का काम सर्वप्रथम प्रोफेसर रतनलाल जी और लक्ष्मण यादव जो है ना, ये तो कर ही रहे थे, लेकिन राजनीतिक आदमी कोई भी, क्योंकि जिन्होंने वोट लेने हैं वो एक शब्द भी डाइस पे खड़ करके मनुस्मृति के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सर्वप्रथम हमने इस बात का खुलासा जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमलावर हुए, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि लाइफ में एक दिन आना और जाना बना हुआ है। जब फूले साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जिन लोगों ने इतनी पुस्तकें लिखी, पेरियार रामास्वामी, जिसकी ललई सिंह यादव और बाबू जगदेव प्रसाद जैसे लोगों को गोली मार दी गई, तो हमारा क्या अस्तित्व है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार में मैं 2 बार मंत्री रहा और दोनों बार इसी भेदभाव के खिलाफ युद्ध हुआ और दोनों नेताओं को हमने चैलेंज किया और उस चैलेंज में अपनी बलि तो आई, लेकिन उनको भी औकात सिखाई। बंसीलाल दोबारा सत्ता में नहीं जा सका, ऊपर गया। चौटाला भी 10 साल की जेल काट के उसी 3200 जेवीटी टीचर्स के भेदभाव के बदले में वो भी अभी आपके सामने जेल काट के आया। और पीछे बीजेपी की मनुस्मृति के मुताबिक जो आज देश में संविधान बदलने की बातें चलती हैं, दुख गहरा होता है कि हम 85% लोग हैं, आखिर हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम तो सिर्फ पंगु 5 किलो दाने वाले बन गए हैं। और हमारे जितने अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, हमें दुख होता है कि जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को क्योंकि आपको दिया हुआ केस नीचे से वकीलों को लोग, हमारे गरीब से गरीब आदमी भी उन वकीलों को चूज करते हैं कि इसकी जज से लाइनमेंट ठीक है या ये बड़ी कास्ट का है, इसका शायद जातीय प्रभाव पड़ेगा, फैसले के ऊपर इसकी बात सुन ली जाएगी और हमारे लोगों को केस नहीं मिलते। आप इसी में भी कमजोर होते जा रहे हो। आखिर हमें एक दिन मिल करके सबको एक विरोध करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जंग फूले साहब ने लड़ी थी, उसी प्रकार की जंग हमें भी लड़नी पड़ेगी। आखिर कब तक हम ये मानते रहेंगे कि सूर्य को एक बंदर निकल सकता है? कब तक हम ये मान सकते हैं कि मैल से बच्चे बन सकते हैं? कब तक अपने समाज के लोगों को 10-10 सिरों वाला रावण और आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन लग सकती है? जब तक हमारे देश के अंदर सरस्वती, लक्ष्मी और ये पढ़ाया जाएगा कि पता नहीं किसकी बेटी कहाँ पैदा हुई और कहाँ इन्होंने डिग्री कॉलेज खोल रखे थे कि इनकी पूजा से शिक्षा और ज्ञान मिलेगा। पूरी हमारी जो आज के सिलेबस हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस मनुस्मृति के मुताबिक ढाला जा रहा है। उसमें गीता पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप जैसे लोगों को समझाया गया है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, क्या लाया था क्या ले जाएगा, जो ये समझाया जा रहा है। अगर किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो गया, क्या वो अच्छा हो गया? किसी का मर्डर हो गया, क्या वो अच्छा हो गया? अगर किसी की किडनैपिंग होगी, क्या अच्छा हो गया? किसी का परिवार कत्ल कर दिया गया, क्या वो अच्छा हो गया? मनुस्मृति ये सिर्फ आप लोगों के लिए या गीता आप लोगों के लिए बताती है, जिसकी कसमें आप हाथ रख के खुलवाते हो हर फैसले के अंदर के गीता पे हाथ रख के कसम लें। जब आप उसकी कसम दिलवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि गीता ही पवित्र ग्रंथ हमारे देश का वही सर्वमान्य है, जिसमें लिखा हुआ है कि कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान। यही गीता ज्ञान के 4 वर्णीय व्यवस्था में एक ऊपर कमाएगा बैठ करके, जो मोस्ट इंटेलिजेंट बाहर से आर्यन सभ्यता आई, जो इंटेलिजेंट थे वो तो काका की कलम, काका का पेन, काका की स्याही, जो लिख दिया वही सही। हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं। जो रचनाएं उन लोगों ने लिख दी, उन्हीं रचनाओं के ऊपर हम आज तक बैठे हैं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। कब किया? 495 ईस्वी। इसका मतलब 495 से पहले जीरो थी ही नहीं। तो फिर 100 सिर रावण को दुर्योधन के कैसे गिने गए? 10 मुंडियां कैसे गिनी गई रावण की? तो फिर यही बात आती है कि 788 ईस्वी में शंकराचार्य भारत का बनाता है 4 धाम यात्रा। सबसे पहले श्रवण जाता है वहाँ अपने अंधे माँ बाप को लेकर, और फिर वो वहाँ पर 4 धाम यात्रा में उसे ले जाते हुए प्यास लगती है, उसका नदी में पानी लेने जाता है, उसका दशरथ तीर मार देता है। तो उस वक्त भी राम था, उससे पहले भी था।
1623 ईस्वी में मृत्यु होती है तुलसीदास की। उससे पहले ही उसने रामायण और महाभारत लिखी होगी, जिनमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी की चौपाइयाँ लिखी। लेकिन 1623 ईस्वी में राज किसका था? राज था उस वक्त औरंगजेब का। जो लोकोक्तियाँ कही गई हैं कि बहुत क्रूर राजा था औरंगजेब, 100 चोटे और जनेऊ काट करके ही वो पानी पीता था, रोटी खाता था। तो फिर तुलसीदास ने एक भी चौपाई औरंगजेब के बारे में क्यों नहीं लिखी? उसने ये लिखने की फुर्सत मिल गई, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चिंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। इसका मतलब रघुवीर राम, उसको तिलक कर रहा 1623 में भी, 788 में भी। अगर तीर मारा था श्रवण का तो दशरथ था, दशरथ का बेटा भी था। हजारों साल तक हम भाई कब तक इस कंसेप्ट को आप कबूल करेंगे? लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। भाई ये पंच तत्व जिसको हम भगवान का प्रारूप मानते हैं, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये पंच तत्व सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन लोगों ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री गायत्री के साथ शादी करके और फिर ये सृष्टि रचाई। जब तक हमारा समाज इस बात के ऊपर चल रहा हो, आप अधिवक्ता बने रहे, मैं पॉलिटिशियन बना रहा हूँ, कोई प्रोफेसर बना रहा, देयर इज नो वैल्यू। कुछ भी इस बात की वैल्यू नहीं है। हमें वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। हमने अपनी बात को मनवाने के लिए 85% लोगों को अपनी एम्बिशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं देश में बदलाव हो सकता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मलिक साहब ने याद किया, मैं आपसे धन्यवाद करूंगा कि आप भी अपनी जिम्मेवारी समझें। 3 बार सत्ता को छोड़ करके आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूं। कभी सत्ता के लिए हमने पेट पालने के लिए या अपनी जी हजूरी मनवाने के लिए हम सत्ता नहीं करते। सत्ता हम बैलेंस करने के लिए, जो इम्बैलेंस हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हमें आपकी जरूरत है। नमस्कार। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।